हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आप लोगों की सबकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। अब आप लोगों के एग्ज़ाम डेट भी आने वाले हैं। कल आप लोगों को यूपीपीसीएस वाला जो कैलेंडर था वो भी जारी कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम है। आप लोगों का आरओ का एग्ज़ाम भी है, उसके बाद जीआईसी भी है जो आपका प्रोफेसर वाला है, वो भी एग्ज़ाम है। उसके बाद पीसीएस है, उसकी दोनों पेपर है। इसमें मेंस और प्री दोनों आप लोगों की डेट आप लोगों को दे दी गई थी कल। उसको एक बार पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। और इसी महीने आप लोगों का यूपी टेट भी आने वाला है, तो इसलिए उससे पहले आप अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं एसएसटी वाले उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि फिर आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करे कि एसएसटी नहीं हुआ या फिर सीडीपी नहीं हो गया, हिंदी रह गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों की एग्ज़ाम से पहले सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। आज ये आप लोगों की सिर्फ थोड़ी सी ही आप लोगों का एनवायरनमेंट है जो थोड़े समय में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों की ज्योग्राफी, यानी कि कल से आप लोगों की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन एक साथ ही मिक्सअप मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहोगे तो अलग अलग मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करना होगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ये कल आप लोगों को कुछ टर्म बताई गई थी, बीओडी, जिसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपके एनवायरनमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्या चीज़ होती है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शुद्ध करती है, और उसे क्या कहते हैं, जैव ऑक्सीजन मांग, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कहा है कि जब हमें ऑक्सीजन की मात्रा का पता करना होता है तो सिर्फ उसमें से 1 लीटर पानी में से उसे 5 दिन के अंतर्गत जितने भी उसके सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वहाँ पे, और जिसके द्वारा उसे शुद्ध करती है। और वह मात्रा ही आपकी कहलाती है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। इसी तरीके से आपकी दूसरी टर्म क्या है, COD। इसे क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स ऐसी होती हैं कि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो इसलिए आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना ही होना चाहिए। ये कहना है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये कहता है कि जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, जितने भी जल में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा, ये कह रहा है कि जल में जितने भी उपस्थित होते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ नहीं, अकार्बनिक पदार्थ, उनकी मात्रा की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है ऑक्सीजन की, जब उनकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको पड़ती है, उस टाइम पे इस ऑक्सीजन की मांग को ही रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अब आपको एक छोटी सी लाइन में समझा देते हैं कि जब जल में कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक, उसकी मात्रा में क्या होती है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और जिस टाइम इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रक्रिया को इन्होंने रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा है। ये क्या होते हैं कि COD के लिए जितनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही BOD के लिए कम। ये कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और BOD में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे दूसरी वाला भाषा समझते हैं कि घुली ऑक्सीजन, ये क्या होती है, ये एक ऐसी ऑक्सीजन होती है जब जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है। ये कह रहा है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक होती है। DO का मतलब होता है उसमें घुली ऑक्सीजन। ये कह रहा है जल में जब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वह होती है जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव, उनके लिए श्वसन का कार्य करती है, और घुलित ऑक्सीजन होती है कि द्वारा ही जलीय जीव जीवित रह सकते हैं।
अभी कह रहा है कि जल में ये घुलित होती है ऑक्सीजन, जिसके द्वारा जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उन्हें अपने सांस लेने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, और जिसके कारण वो लोग जीवित होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों का कुछ प्रदूषण भी रह गए थे। जल प्रदूषण को कम करने के उपाय भी होते हैं। कारखानों से जैसे निकलता है धुआं, वो नदियों में जाने से इसको रोक सकते हैं, या भूमिगत जल को हम परिवर्तित कर सकते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग कम कर सकते हैं। घरों में जिस तरीके से जल अशुद्ध हो रहा है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप जल को शुद्धित कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपसे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे सामान्य तीव्रता से अधिक आवाज़ सुनते हैं तो वो शोर उत्पन्न करता है, उसे ध्वनि कहते हैं। बाद में जब शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब हमें वो कानों को विपरीत प्रभाव डालने लगता है, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, जिसके द्वारा बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहरेपन भी इसी के कारण होता है। मनुष्य पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। निंद्रा जैसी समस्याएं इसी से होने लगती है। बाद में मनुष्य में जो चिड़चिड़ापन होता है, उसका स्वभाव या उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। ये सब कुछ ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए हॉर्न का उपयोग कम करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सारा दिन ही चल रहे हैं तो हॉर्न का उपयोग ही हो रहा है। जब ज़रूरत होती है तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए। कम मात्रा में आप लोगों को लाउड स्पीकर यानी कि डीजे, टीवी, इनका प्रयोग कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। सड़क के किनारे जनसंख्या अगर क्षेत्र हैं तो वहाँ पे कुछ उन्हें वृक्ष भी लगाने चाहिए। स्कूल की दीवारों पर कलर करा दिया जाना चाहिए, और बाहर की ध्वनि अंदर नहीं पहुँचे। इस तरीके से जिस तरीके से सिनेमा घरों में छत और दीवार खुरदरी बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए ही लगा दी जाती है, कालीन लगा दी जाती है, जिसके कारण जो सिनेमा घरों में ध्वनि होती है वो बार बार नहीं गुजरती वहाँ से, इसीलिए भी करते हैं। बाद में क्या होता है कि जैसे बाहरी उद्योगों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ये फैक्ट्रियों की वजह से, इनकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आपको पता होगा कि ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए इकाई हर्ट्ज होता है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे कान को 80 डेसिबल, इसे डीबी में सांकेतिक रूप से इसको लिखा जाता है। ये डेसिबल होता है, 80 डेसिबल सुन सकते हैं, और इससे अधिक जब भी हम ध्वनि बढ़ाएंगे तो वो बहरेपन की समस्या उत्पन्न करने लगेगी। और आपकी बात करें तो सामान्य मनुष्य की सामान्य वार्तालाप की तीव्रता 80 डेसिबल होती है, और चमगादड़ के द्वारा अपसर्वित तरंगे सुन लेता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कम कर सकते हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वो ध्वनि आपकी टकरा जाए और आप तक पहुंचने में उससे टाइम लगेगा तो फिर क्या होगा, आपको ये सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ग्रीन मफरल। इसमें से आपने यूपीपीसीएस और आरओ, इन दोनों में से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन मफरल ये क्या होता है? ये वृक्षों से होता है, इसका अर्थ ही वृक्ष होता है। यहाँ पे क्या है कि अधिक मात्रा में वृक्ष ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण से ध्वनि मानव के कानों तक नहीं पहुँच पाती, और इसीलिए वृक्षों को ही ग्रीन मफरल कहा जाता है। इससे कौन सा प्रदूषण बचा रहे हैं हम? ध्वनि प्रदूषण। अब आप लोगों को कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से होनी चाहिए। बाकी करंट से संबंधित जितने भी होते हैं वो सारे आप लोगों को करंट अफेयर में ही कराएंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म भी आती है, और ये भी पूछ लेता है कि कब स्थापित किया गया था, कहाँ इसका मुख्यालय है। ये सारी चीज़ें आप लोग से पूछ ली जाती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ कि इसका मुख्यालय कहाँ था? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में था। यही क्वेश्चन आप लोगों के यूपी टेट में पूछा गया था कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। 1963 ईस्वी में यह संस्था रेड बुक नामक पुस्तक जारी की थी इन्होंने, और इसी के साथ ही विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य कोष की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है?
ग्लैड में है। तो ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना, विश्व वन्य कोष की स्थापना की गई थी यहाँ पे कब, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कौन सी बुक है, रेड बुक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखी जाती है, उनके रख रखाव संबंधित मानदंडों को नापा जाता है, पूरा किया जाता है, और इसमें विभिन्न देश एजेंसियों की वित्तीय सहायता भी इसमें क्या होती है, उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्टैटिक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को इतनी पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, कौन सी बुक जारी की थी, इससे क्या चीज़ रिलेटेड है, और इसका काम क्या होता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। IUCN आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, तो बहुत से नहीं है जो नहीं जानते हैं, तो फुल फॉर्म भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है UNEP। ये क्या होती है आपकी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है, और ये ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यही आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार है, अवार्ड है, वो किससे संबंधित है, ये आपके पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी क्या है, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करती है, ये आपका काम करती है कि जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, ये चीज़ें भी पढ़िएगा कि ये कैसी है, अंतर सरकारी है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1998 इसमें की गई थी, विश्व मौसम संगठन और साथ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे। उसके बाद है आपका WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है आपकी WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला अंतर सरकारी संगठन है, और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और सबसे ज़्यादा अगर आप करंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सतत विकास को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपकी क्या है, UNEF, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है, इनकी ज़रूर लिखिएगा। इनकी स्थापना कब हुई थी, कार्य क्या है इनका। इसकी ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का गठन कब हुआ था, अक्टूबर 2000 में किया गया था। ये सहायक निकाय के रूप में WNO के सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन का कार्य करना, मैनेजमेंट का कार्य करती है, साथ में सतत विकास को बढ़ावा देना, ये इसी का ही कार्य है। ठीक है, और वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट क्या है, ये एक ऐसा है कि वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को ध्यान में रखकर इन्होंने 1974 ईस्वी में लेस्टर ब्राउज ने एक संस्था जारी की थी, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। इससे भी बहुत सारे आपके इंडेक्स भी जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या है, आपकी है पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन है। जैसे अगर हम सबसे पहले आंदोलन की बात करते हैं, चिपको आंदोलन, इसके आपके 3 चीज़ें आपके लिखी हैं, इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी 2-3 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा तो आपकी बेनिफिट्स होगा, समझ में भी आएगी सारी चीज़ें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये क्या है, आपका चिपको आंदोलन है, कब हुआ था, किसने किया था और कहाँ है, सुंदरलाल बहुगुणा और आपके चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों के द्वारा ही ये आंदोलन हुआ था। 1973 में हुआ था, और स्टेट कौन सा है आपका, उत्तराखंड। दूसरा आपका क्या है, एप्को आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। उसके बाद सन 1983 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, और ये कहाँ है, राज्य आपका कर्नाटक है, जो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली, जो कि आपको पता होगा कि साइलेंट वैली कहाँ है, केरल को ही साइलेंट वैली कहा जाता है, उसे शांत घाटी कहा जाता है। इसका कोई वो नहीं था, लेकिन सन थी 1980 थी, और इसका स्टेट कौन सा था आपका, केरल। फिर उसके बाद है आपका मिट्टी बचाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा आमटे, और ये कहाँ था, मध्य प्रदेश में था।
फिर उसके बाद बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आपके क्वेश्चन में बहुत बार मिलता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब, किसके नेतृत्व में किया गया था, कब किया गया था और कहाँ किया गया था? ये थे आपकी मेघा पाटकर और बाबा आमटे। 1980 ईस्वी में ये किया गया था और स्टेट कौन सा था? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे ये थी क्या? नर्मदा बचाओ अभियान यहीं पे चलाया गया था। उसके बाद है आपका खेजड़ी लगाओ अभियान। जिन लोगों ने सीटेट दिया होगा, सीटेट के लिए पढ़ रहे होंगे, उन्होंने खेजड़ी वाला ये यहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा। इसके कौन थे? शंभू पटवा, और राजस्थान में ये थे यहाँ पे। ठीक है, आज ही आप लोगों के पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट कर दिया गया है हम लोगों ने। इसके बाद आप लोगों को सिर्फ ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएंगे उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैत्री आंदोलन, मैत्री आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? कल्याण सिंह रावत। सन था 1994। उसके बाद है फिर आपका जंगल बचाओ आंदोलन। ये क्या था? 1980 में, और स्टेट कौन सा था आपका? बिहार। उसके बाद है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। 1972 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू किए गए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित हैं और पर्यावरण पर इस वक्त करंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान पर्यावरण पर दिया जा रहा है। अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो इसलिए आपको अपने आसपास सारी जगह पे पेड़ लगाने होंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको भी पता है, और पेड़ बहुत कम हो रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें 33% वनों की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में 33% अभी वनों की काफ़ी कमी है। तो इसलिए आप लोग अपने आसपास पेड़ लगाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आप लोगों की फिर ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, उसे ज़रूर पढ़िएगा फिर।